हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि SSC GD के प्रैक्टिस सेट नवीन सर के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं, उनका हम रिवीजन इन क्लासेस में करने वाले हैं। तो इन क्लासेस को लेकर आप अपने रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। इन क्लासेस को आप अच्छे से विजिट करें। यहाँ पर सेट 1 यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं। खुद के हैंड रिटन नोट से मैं आपका रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सेट 1 का हम रिवीजन करेंगे कंप्लीट। यहाँ पर आप वीडियो अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है, रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मखौटों द्वारा कौन सा मार्शल आर्ट प्रतिष्ठित है? तो यह है आपका कथकली मार्शल आर्ट, जो कि रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा मार्शल आर्ट कथकली प्रसिद्ध है, जो कि आपका केरल का है। कथकली किस तत्व का प्रतीक है? तो है आपका आकाश तत्व का प्रतीक है। शास्त्रीय नृत्यों की यदि हम संख्या की बात करें तो टोटल 8 आपके मार्शल आर्ट हैं। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नाट्य शास्त्र बुक किसकी है? भरत मुनि की है। इसमें ही शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की यदि हम बात करें तो वो है आपका भरतनाट्यम। यह है आपका तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। लगभग 2000 वर्ष पुराना यह है। और सबसे नए की बात करें तो वो सत्रिया है, असम का। इसके फाउंडर आपके शंकर देव हैं। लगभग यह 500 वर्ष पुराना है। अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है हमारा? तो वो है आपका छऊ। छऊ भी आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है आपका मयूरभंज छऊ। मोर मतलब क्या होता है? मोर उड़ जाता है। तो मयूरभंज छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ना मतलब उड़ीसा। सरायकेला छऊ यह आपका झारखंड का है। पुरुलिया छऊ तो यह है आपका पश्चिम बंगाल का है। पुरुलिया मतलब आप पूरा लेंगे, क्या लेंगे? बांग्ला, तो यह पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिम नूरालिम लोक नृत्य है कहाँ के हैं? तो आपके नागालैंड के हैं। लिम और नूरालिम लोक नृत्य कहाँ के हैं? आपके नागालैंड के हैं। चोंग रेंगमा मोड़से बांस जेलियांग सदन के नई, यह आपके सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों, यह सभी आपके नागालैंड के ही लोक नृत्य होने वाले हैं। कौन कौन से? चोंग रेंगमा मोड़से बांस जेलियांग सदल के नई। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? नाग आपका मोड़ लेता है तो मोड़ से बना मोड़ से, रेंगता है तो रेंग से बना रेंगमा, इसके बाद बांस से पकड़ लेते हैं तो बांस। लोक नृत्य कहाँ के हैं? सभी नागालैंड के हैं। मिजोरम के कौन कौन से हैं? खुल्लम चैलम खानटम, यह आपके सभी मिजोरम के हैं। खुल्लम चैलम खानटम। टमलम ट्रिक रखना आप, टमलम ट्रिक कहाँ की है? मिजोरम की है। इसके बाद बात करेंगे उड़ीसा की, तो गोटीपुआ पेंका यह है उड़ीसा के हैं। आंध्र प्रदेश के बांचो और पासी यह आपके आंध्र प्रदेश के हैं। बांचो और पासी। विदेशिया जट यह कहाँ के हैं? बिहार के हैं। विदेशिया जट कहाँ का है? बिहार का है। विदेशिया जट बिहार का है। पंडवानी और सुवा यह छत्तीसगढ़ के हैं। पंडवानी की फेमस कलाकार का नाम क्या है? तीजन बाई। रणमाले मांडो यह गोवा के। रणमाले मांडो गोवा के। पंडवानी सुवा छत्तीसगढ़। विदेशिया जर्जटन बिहार। बांचो पासो यह आपके आंध्र प्रदेश। गोटीपुआ पेंका यह आपके कहाँ के हैं? यह उड़ीसा के हैं। गुजरात का टिप्पाणी और हल्ली साका यह आप याद रखेंगे। टिप्पाणी और हल्ली साका यह गुजरात के हैं। कर्नाटक के लांबी और बीरगा से। लांबी और बीरगा से कहाँ के हैं? कर्नाटक के। लांबी और बीरगा से। टिप्पाणी और हल्ली साका गुजरात के हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पहली कौन से संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया? तो वो है आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी जी, जिन्हें भारत रत्न मिलता है 1998 1998 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। MS सुब्बुलक्ष्मी को यह भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार है। इन्हें पद्म विभूषण 1975 में, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1974 में, इन्होंने UN में प्रदर्शन 1976 में किया था। तो पद्म विभूषण कब मिलता है? 1975 में। इसके बाद रेमन मैग्सेसे कब मिलता है? 1974 में। UN में प्रदर्शन कब किया? 1976 में किया। और भारत रत्न सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान भारत का 1998 में मिलता है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? तो इन्हें मिला 1999 में। 1999 में। बिस्मिल्लाह खान जिनका संबंध सेनाई से, इन्हें कब मिला? 2001 में। और 2001 में ही मिला आपको लता मंगेशकर जी को मिला। इसके बाद जाकिर हुसैन की यदि हम बात करें तो जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला 2024 में। जाकिर हुसैन 2024 में ग्रैमी अवार्ड। पद्म भूषण 2002 में। पद्म विभूषण 2023 में। पंचम दा के नाम से कौन जाना जाता है? तो RD बर्मन जाने जाते हैं। इसके बाद AR रहमान, इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला 2009 में जय हो सॉन्ग के लिए। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहते हैं? तो हम AR रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहते हैं। पहला ग्रैमी अवार्ड
पाने वाली महिला कौन है? तन्वी साय है, 2010 में मिला। पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाली महिला कौन है? तन्वी साय, कब मिला? 2010 में मिला। पहला ग्रैमी अवार्ड पुरुषों में किसे मिला? पंडित रविशंकर को मिला, 1968 1968 में मिला। पश्चिम का पूर्व से मिलन एल्बम के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था पंडित रविशंकर को 1968 में। हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है दोस्तों? तो हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है बेटन कप। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। 1895 में बेटन कप सबसे पुरानी प्रतियोगिता है हॉकी की। हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट तक खेला जाता है? तो 60 मिनट इसकी अवधि है। इसमें ब्रेक होता है आपका 15 मिनट का। हॉकी इसका आपके चार क्वार्टर में खेला जाता है, 4 भागों में 15-15 मिनट में। तो 15 पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच आपके 2 मिनट का गैप रहता है, और दूसरे तीसरे के बीच 15 मिनट का, और तीसरे चौथे के बीच 2 मिनट का रहता है। ओवरऑल ब्रेक देखें तो 15 मिनट आपको आंसर देना है। पहले दूसरे के बीच 2 मिनट है, और तीसरे चौथे के बीच भी 2 मिनट है। हॉकी में भारत के कुल गोल्ड कितने हैं? तो 8 गोल्ड है। पहला गोल्ड 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। पहला गोल्ड कहाँ जीता था हमने? तो 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हमने जीता था। उसके बाद हमारा क्रम बना रहा। 1928 के बाद हम जीते 1932 में, फिर 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, और लास्ट जीता हमने 1980 मॉस्को में। 1960 में पाकिस्तान ने जीता था, भारत ने नहीं जीता था। हॉकी वर्ल्ड कप शुरू कब होता है? तो 1971 बार्सिलोना से शुरू होता है। 1975 में इंडिया जीता था। हॉकी वर्ल्ड कप तो शुरू 1971 से होता है, लेकिन इंडिया कब जीता है? 1975 1975 में। किसे हराता है? पाकिस्तान को हराता है। इस टाइम जो इंडिया टीम है उसके कैप्टन कौन थे? तो अजय पाल सिंह, यह इस समय इंडिया के कप्तानी कर रहे थे हॉकी टीम की। पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 में हुई। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? 1885 कोलकाता क्लब है। अगला क्वेश्चन है आपका हॉकी से संबंधित। संजीवनी शैली कबड्डी से संबंधित है। संजीवनी शैली कबड्डी के से आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। तो कबड्डी की कौन सी शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो वो है आपकी संजीवनी शैली। हॉकी की टोटल जो कबड्डी है उसकी टोटल 4 शैलियाँ हैं, अमर, गामनी, हुतट्टू और संजीवनी। कबड्डी मैच की अवधि बात करें तो ये 20 मिनट होती है। कबड्डी मैच की कितनी होती है? 20 मिनट। इससे पहले हमने पढ़ा 60 मिनट किसकी होती है? हॉकी की होती है। 60 मिनट हॉकी की होती है। कबड्डी कितनी होती है? यहाँ पर 20 मिनट होती है। इसमें आपके 5 मिनट का ब्रेक रहता है। 5 मिनट का ब्रेक रहता है। 20-20 के 2 क्वार्टर में कबड्डी को खेला जाता है। टोटल 40 मिनट की अवधि रहती है। कबड्डी मैच की अवधि कितनी रहती है? टोटल 40 मिनट रहती है। 20-20 के 2 क्वार्टर रहते हैं और 5 मिनट का इसमें ब्रेक रहता है। कबड्डी मैच की जो मेल की अवधि है 40 मिनट, लेकिन फीमेल की बात करें महिलाओं की तो 30 मिनट रहती है। इसमें 15-15 मिनट खेला जाता है। 5 मिनट का ब्रेक इसमें भी रहता है। मैदान पुरुषों के लिए कबड्डी का कितना रहता है? तो 13x10 मीटर यह मैदान रहता है, और फीमेल के लिए 12x8 मीटर यह मैदान रहता है। वॉक लाइन से मिड लाइन की दूरी कितनी होती है कबड्डी में? तो 3.75 मीटर होती है। खिलाड़ी कबड्डी में टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। टोटल 7 होते हैं, 5 इसमें अतिरिक्त होते हैं। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई। रेड टाइम कितना रहता है? 30 सेकंड कबड्डी का रहता है। कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आपका जयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है वहाँ पर है। 2004 में इसे स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन बुक से संबंधित। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ आत्मकथा किसकी है? अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ आत्मकथा है माइक टायसन की, यूएसए के खिलाड़ी, इनकी आत्मकथा है। फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट की है। मोमेंट्स रोनाल्डो की है। अनस्टॉपेबल यह मारिया सारापोवा की है। सर्व टू विन यह आपकी किसकी है? नोवाक जोकोविच की है, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। शायद अफरीदी की गेम चेंजर है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड डेविड बेकहम की है। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे आ जाएगी। बिलीव है सुरेश रैना जी की, बिलीव सुरेश रैना की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की है। ए सेंचुरी नॉट इनफ है सौरभ गांगुली की है। सेंचुरी नॉट इनफ है सौरभ गांगुली। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। केरल में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? तो मकर विलक्कू। यह मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में स्थानीय नाम है। केरल में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू। सबरीमाला मंदिर में यह फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। केरल में शबरीमाला मंदिर स्थित है। भगवान अयप्पन की याद, भगवान अयप्पन यहाँ पर हैं। शबरीमाला मंदिर में किसकी प्रतिमा है? भगवान अयप्पन है। लोहड़ी स्थानीय नाम मकर संक्रांति का पंजाब में है। बाघ बिहू है आपका असम में है। असम में बाघ बिहू है। उत्तरायण है आपका गुजरात में है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। एलू बिरोतो कर्नाटक में है। पोंगल तमिलनाडु में है। माघ साजिया हिमाचल प्रदेश में है। पोंगल आपका 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में है तो सभी को याद है, पर पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों? तो पोंगल
4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को हम बोलते हैं भोगी पोंगल, दूसरे को सूर पोंगल, तीसरे को मट्टी, चौथे को कानुम पोंगल बोलते हैं। तो भोगी पोंगल के दिन इंद्र देवता की पूजा, दूसरे दिन सूर्य देवता की, तीसरे दिन बैल की पूजा। तो क्वेश्चन बनता है पोंगल के तीसरे दिन किस जानवर की पूजा की जाती है? बैल की पूजा की जाती है। कानुम पोंगल कन्या, कानुम पोंगल कन्या की पूजा करते हैं। भोगी पोंगल इंद्र की, सूर पोंगल सूर्य की, मट्टू पोंगल बैल की, कानुम पोंगल कन्या की। टोटल 4 दिन तक पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। माघी संक्रांति बिहार का है। माघी संक्रांति का क्या है? बिहार का है। पेड़ा पंगुड़ा आंध्र प्रदेश का है। पाना संक्रांति यह स्थानीय नाम है मकर संक्रांति का आपका उड़ीसा में। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? तो हमने प्रस्तावना की भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना हमने ली कहाँ से? यह अमेरिका से ली है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना ली हमने अमेरिका से। प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा केवल अभी तक एक बार प्रस्तावना संशोधन किया गया, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अब इसके बाद हरियाणा का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1996 को हरियाणा का गठन होता है। तेलंगाना का 2 जून 2014 को, जो कोई सबसे नवीनतम राज्य भारत का, 2 जून 2014 तेलंगाना का गठन होता है। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का, 1 नवंबर को खाली हरियाणा का गठन नहीं होता है। भारत के टोटल 8 राज्यों 4 यूटी की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को यह 3 राज्य अस्तित्व में आते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से। क्षेत्र शामिल हो जाए, संपत्ति रखना, आवास स्थान, वंश पंजीकरण से। 5 तरीके ऐसे हैं जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम कौन सा? 1955 है, जिसमें अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है। लास्ट बार संशोधन इसमें 2019 में हुआ था CAA के तौर पर, और इसे पास किया था 11 दिसंबर 2019 को, लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 से। नागरिकता की बात करें तो संविधान के भाग 3 में नागरिकता को रखा गया है। संविधान के भाग 3 में क्या है? नागरिकता है। 5 से 12 तक आर्टिकल नागरिकता के हैं, टोटल मिलाकर 7 आर्टिकल हैं। नागरिकता पर कानून कौन बनाता है? तो भारत की संसद बनाती है। और कौन से आर्टिकल में लिखा है कि नागरिकता पर कानून भारत की संसद बनाएगी? 11 आर्टिकल में लिखा है। और नागरिकता ली तो 5 तरीके से जा सकती है, ग्रहण 5 तरीके से और छीनी 3 तरीके से जा सकती है। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया है। एकल नागरिकता ली, कहाँ से ली हमने एकल नागरिकता का प्रावधान? यह ब्रिटेन से लिया है। पहला अरब आक्रमणकारी कौन था भारत पर? तो वो कासिम था, ईरानी। सबसे पहले कासिम था, पहला अरब आक्रमण। सबसे पहले भारत पर आक्रमण ईरानी करते हैं, फिर यूनानी, इंडो ग्रीक आते हैं, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण, फिर अरब, फिर तुर्की आते हैं। इसके बाद बात करें तराइन के पहले युद्ध की, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी के प्रथम युद्ध आप याद करेंगे। 1175 में मुल्तान का युद्ध है। 1158 में यह युद्ध करता है पाटन गुजरात का। सोलंकी वंश के शासक भीमदेव यहाँ पर शासन कर रहे थे, लेकिन यह मात्र 4 वर्ष के उस समय थे, तो इसलिए इनकी माता नायका देवी ने इस युद्ध का यहाँ पर इस युद्ध को लड़ा था नायका देवी ने। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और इन्हीं का नाम राय फितौरा भी है पृथ्वीराज चौहान का। तो तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी होता है गौरी। उसके बाद 1192 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, गौरी नहीं होता है। 1192 में गौरी जीता, फिर पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 में जयचंद वर्सेस गौरी के बीच होता है, गौरी इसमें जीता है, जिसे हम चंदावरर के युद्ध के नाम से जानते हैं। जयचंद कन्नौज गहड़बाल का शासक था। तो जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज गहड़बाल का शासक था। तो 1175 में गौरी का मुल्तान का युद्ध, 1178 में पाटन गुजरात का, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 गौरी जीता। इसमें वह कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध था। 1194 में यह चंदावर का युद्ध था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की यदि बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर वंशों का क्रम बहुत पूछा जाता है और इनकी स्थापना किसने की थी वह बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कुल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहा दिल्ली पर 320 वर्ष तक। पहले आता है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्थापना करता है, जिसका नाम लाख बख्श के नाम से हम कुतुबुद्दीन और ऐबक को जानते हैं। और 1206 से 1210 तक केवल शासनकाल रहता है आपका किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। पोलो खेलते समय, चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो जाती है? ऐबक की हो जाती है। 1290 से 1320 यह खिलजी वंश का शासनकाल है। जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर हैं। 1320 से 1414 गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। 1414 से 1451 सैयद वंश खिज्र खां इसकी स्थापना करते हैं। 1451 से 1526 बहलोल लोधी इसकी स्थापना करते हैं, लोधी वंश की। सबसे कम समय की बात करें तो खिलजी वंश का शासनकाल रहा है और सबसे अधिक तुगलक वंश का रहा है, लगभग 94 वर्ष। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1210 तक, 1206 से 1210 तक तो करता है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद
शासन करता है इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। इसने चांदी का सिक्का टंका के रूप में चलाया और तांबे का सिक्का जीतल के रूप में किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी आपकी इल्तुतमिश ने। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा के निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद कौन आती है? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, क्योंकि इसके जो बेटे थे वो अयोग्य घोषित हो गए थे, इसलिए रजिया सुल्तान इस पर शासन करती है, जो कि मुस्लिम इतिहास भारतीय इतिहास की पहली महिला शासका थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक इसका कार्यकाल रहता है। विद्रोह किसने किया था रजिया सुल्तान के खिलाफ? तो अल्तुनिया ने किया था। ताबरिंद बठिंडा पंजाब में था। रजिया को कैद किया था किला मुबारक में, अल्तुनिया ने कैद किया था। रजिया सुल्तान का प्रेमी याकूत खान था। बहरम शाह से पहले अर्थात पूर्ववर्ती कौन था? तो रजिया सुल्तान थी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछाजार यह इसकी ट्रैक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यह है कर्क रेखा से गुजरने वाले आपके राज्य 8 राज्य। इसके बाद 8 कर्क बिंदु बनाए गए। मिजोरम का है चंपई, राजस्थान का कालिंजर है, सोनहट है छत्तीसगढ़ का, त्रिपुरा का उदयपुर है, गुजरात का जसदण है, झारखंड का लोहर दगा है, पश्चिम बंगाल का MP का शाजापुर है। इसके बाद कृष्णामार, यह पश्चिम बंगाल का होने वाला है। कृष्णावर यह कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। इसके बाद कर्क रेखा टोटल यदि हम देशों की बात करें तो 17 देशों से, महाद्वीप 3 देशों से, जलरेखा 6 जलरेखाओं से यह गुजरती है कर्क रेखा। टोटल 17 देशों से, भारत के 8 राज्यों से और 3 महाद्वीपों से और जलरेखा 6 से। सबसे नजदीक राजधानी यदि कर्क रेखा के बताएं तो वह है झारखंड की रांची। सबसे दूर है जयपुर राजस्थान की। सबसे ज्यादा राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है भारत के? तो 24 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है आपकी भारत से गुजरती है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर का नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रखा गया है। 1884 में इसको स्थापित किया जाता है। 82.5 डिग्री की बात करें मानक समय रेखा, जो मानक देशांतर रेखा है, 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी है। यह कब स्थापित हुआ? तो 1986 में स्थापित हुआ। कुल भारत में बायोस्फीयर की बात करें तो 18 है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर कच्छ गुजरात का है, जहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। सबसे छोटा बायोस्फीयर डिब्रूगढ़ असम का है। पहला समुद्री बायोस्फीयर मन्नार तमिलनाडु का है, जहाँ पर डुगोंग समुद्री गाय मिलती है। MP बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह आपका MP में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली केरल में है, जिसे मूक घाटी या शांत घाटी बोलते हैं। कान्हा किसली आपका MP में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश, नुब्रा घाटी लद्दाख, फ्लावर वैली या फूलों की घाटी उत्तराखंड में, कम्बम यह तमिलनाडु में, डुजंड डेजडू यह नागालैंड में है। अरकू घाटी यह कहाँ पर है? अरकू घाटी यह आपकी आंध्र प्रदेश में है। सिलिकॉन वैली आपकी यहाँ पर बेंगलुरु में है। स्पीति, बसपा, सांगला हिमाचल प्रदेश में। प्राथमिक क्षेत्र में किसे किसे रखा गया है दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन को रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण को रखा गया है। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, इस प्रकार की जो सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती है। सबसे ज्यादा GDP कहाँ से प्राप्त होती है? तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को ये उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बांटा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार का अच्छे से रिवीजन करने के लिए जुड़ जाइए स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल के साथ। इसकी PDF यदि आपको प्राप्त करना है तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल या हैंड रिटन नोट्स की मेरी खुद की PDF आपको टेलीग्राम चैनल, अपना नाम है स्टडी विद CSY के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से यह आपको PDF मिल जाएगी। इसमें पासवर्ड डाला हुआ है 1 2 3 4 5 6। जब आप PDF ओपन करेंगे पासवर्ड मालेगा तो यह PDF नंबर 1 का पासवर्ड होने वाला है। तो आज मिलते हैं, जय हिंद।